हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया अभ्यास प्रश्न पत्र इसको करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। कक्षा रहेगी 8, समय रहेगा 2.5 घंटे और विषय रहेगा विज्ञान। पूर्णांक रहेंगे 60। तो हम जो क्वेश्चन पेपर है उसको हिंदी मीडियम में सॉल्व करेंगे। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर जो प्रैक्टिस पेपर हैं उनका सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले सामान्य निर्देश दिया गया है, तो यहाँ से आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न खंड अ में आपको 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन है, पोलियो और चिकन पॉक्स जो है डैश वायरस डैश के कारण होते हैं। तो पोलियो और चिकन पॉक्स किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत यानी जिसको नवीन किया जा सकता है, जिसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, जल और प्राकृतिक गैस, इसमें से नवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? इसमें से नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा जल। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ये अनवीकरणीय स्रोत हैं। जल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या रहेगा? जल रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी तो सारे ही जीवाश्म ईंधन है, तो ये सभी हो जाएगा। नंबर 4 क्वेश्चन है, मानव कण की श्रवण सीमा जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ये सही है या गलत है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, तो ये क्या है? ये सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बूझों ने एक परिपथ बनाया जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है और देखा कि बल्ब नहीं चमका। पहेली के सुझाव पर उसने परिपथ में एक और सेल जोड़ दिया, बल्ब अब चमकने लगा। व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जब पहला बल्ब लगाया तो उसके अंदर इतनी वोल्टेज नहीं थी कि वो बल्ब जो है ग्लो कर पाता, बल्ब जल पाता। लेकिन जब दूसरा सेल लगाया तो इतनी प्रॉपर वोल्टेज हो गई उसके अंदर, इतना इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ कि बल्ब ग्लो करने लग गया। इसलिए हमारे यहाँ पर आंसर क्या रहेगा कि दूसरा सेल जोड़ने से वोल्टेज बढ़ गई, इसलिए बल्ब जो है वो चमकने लगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के ऊपर, इसमें अथवा में दिया गया है, लोहे के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? और ये दृष्टि बाधित छात्रों के लिए है। ठीक है, तो लेकिन आंसर हम करेंगे, लोहे के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि उसके ऊपर क्या ना लगे? जंग ना लगे। इसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। आँख के उस भाग का नाम बताइए जिसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो आँख का कौन सा भाग है जो प्रवेश को नियंत्रित करता है प्रकाश को? तो आइरिस हो जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा परंतु पार्श्व उल्टा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा तो होता ही है, और उसमें जो पार्श्व तो उल्टे का मतलब क्या है कि दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक टेडपोल डैश की प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है। तो एक टेडपोल जो है वो कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा, तो इसमें आ जाएगा कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैविक कचरे को डैश बनाने के लिए विघटित किया जा सकता है जो मिट्टी की पोषक सामग्री को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। तो जैविक कचरे को खाद बनाने के लिए क्या किया जाता है? विघटित किया जाता है, और जिससे फिर जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन्हीं 2 खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? जो वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं उनको खरीफ फसल कहते हैं। जिनके लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो वो क्या हो जाएंगी? धान, मक्का, ये इसका एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडलीय दबाव को परिभाषित कीजिए। तो वायुमंडलीय दबाव वह बल है जो वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला जाता है। वायुमंडल के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं वो क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह पर जो भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। नेक्स्ट है, वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल ये बात सही है, स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या मापते हैं? वजन माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स या कंठ कहा जाता है। आप लैरिंक्स भी लिख सकते हो या कंठ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए चित्र में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया और संबंधित जीव को पहचाने और उनके नाम बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या है? अमीबा है। अमीबा के अंदर इसमें कौन सा विभाजन है? ये द्विखंडन है और अमीबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लैंगिक प्रजनन क्या है? उदाहरण के तौर पर 2 जीवों के नाम बताइए जिनमें यह होता है। तो इसका आंसर देखते हैं।
तो जो यौन प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन है, एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें दोनों माता पिता से आनुवांशिक सामग्री के साथ संतानों का निर्माण होता है। जैसे रहेगा एग्जाम्पल मनुष्य और कुत्ते। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम बताना है और जीवाश्म ईंधन के कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो सीएनजी का पूरा नाम हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी का तरलीकृत या ध्रुवीकृत भी लिख सकते हो पेट्रोलियम गैस। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण रहेंगे कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समयावधि क्या है? तो इसकी समयावधि यानी टाइम पीरियड, ठीक है, तो वो निकालने के लिए रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से आंसर करेंगे, यदि एक वस्तु जो है वो 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो उसकी समयावधि क्या होगी? तो हमारा रिलेशन क्या होता है, टी यानी समयावधि जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। किसके? फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति के, आवृत्ति कितनी दी हुई है? 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यानी समयावधि 1/50, तो 0.02 सेकेंड जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा। तो वस्तु की समयावधि कितनी है? 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए परिपथों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें और बल्ब किस परिपथ में चमकेगा? चित्र ए और बी के लिए हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। तो इसके अंदर क्या लगाया हुआ है? इसके अंदर कोयला लगाया हुआ है, पीस ऑफ कोल, और इसके अंदर आयरन लगाया हुआ है, लोहे की कील। अब इसमें जो ये पीस ऑफ कोल है ये विद्युत का सुचालक नहीं होता, विद्युत का कुचालक होता है, तो इसके अंदर बल्ब नहीं चमकेगा। तो इसमें आप लिख देंगे नहीं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तो लोहे की कील लगाई हुई है, तो ये विद्युत की सुचालक है, और इसके अंदर की फिर क्या होगा? इसके अंदर बल्ब चमकेगा। तो इसमें हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अधिकांश तरल पदार्थ बिजली का संचालन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे अम्ल, क्षारक और लवण कहलाते हैं। उनके विलयन होते हैं। किसी विलीन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है? तो किसी विलीन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, गति की 2 अवस्थाएं क्या हैं? बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है? तो जो गति है वो कितनी तरह की है? तो समान गति। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिख दी जो कि इम्पोर्टेंट है। वैसे आप नाम लिख सकते हो, समान गति, असमान गति, ठीक है। तो जबकि एक वस्तु सीधी रेखा में निरंतर गति से चलती है तो वो समान गति कहलाती है। और असमान गति कौन सी है? जब एक वस्तु गति में भिन्नता या दिशा में परिवर्तन करती है तो वह असमान गति कहलाती है। बल लगाने के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन सी हैं? तो बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? कम से कम 2 वस्तुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, उर्वरक क्या है? और रासायनिक उर्वरक द्वारा मिट्टी को कौन से 3 मुख्य पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? तो उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी या पौधों में डाले जाते हैं और जो है ताकि विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति की जा सके और फसल उपज बढ़ाई जा सके। तो रासायनिक खादों द्वारा प्रदान किए गए 3 मुख्य पोषक तत्व कौन से रहेंगे? रासायनिक खादों के द्वारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये जो है उसमें मुख्य रूप से पोषक तत्व जो मिट्टी है उसको प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खंड ब दिया गया है, खाद के कोई 3 लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो खाद के 3 लाभ आपको लिखने हैं। तो पहले लिखेंगे मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, यह आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। और तीसरा हो जाएगा सूक्ष्म जीव गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। खाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या बढ़ाता है जिससे फसल जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट देखिए, कृषि पद्धतियों को परिभाषित करें और फसल उत्पादन के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण चरण भी बताइए। ये आपको बताना है कि कौन कौन से चरण हैं जो फसल उत्पादन के दौरान उठाए जाते हैं और कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो आंसर रहेगा, कृषि पद्धतियाँ उन तरीकों और तकनीकों को कहा जाता है जो फसल को उगाने और मवेशियों को प्रभावी ढंग से पालने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो फसल उत्पादन के लिए जो उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले भूमि की तैयारी की जाती है, उसके बाद बुआई होती है, सिंचाई होती है, उर्वरक डाला जाता है, कीटों पर नियंत्रण किया जाता है, फिर कटाई होती है और फिर उसका संग्रहण किया जाता है। तो ये जो है उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सही मिलान करना है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको दिया गया है, तो सही मिलान हम इसमें करेंगे। इसमें सीएनजी यानी गैर प्रदूषणकारी ईंधन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट पेट्रोलियम, काला सोना कहा जाता है।
उसके बाद एंथ्रासाइट जो है 98% कार्बन सामग्री है। उसके बाद तारकोल क्या है, तारकोल एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। और कैरोजन क्या है, कैरोजन जो है एक मोमी पदार्थ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसको मैच कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई हिस्सा कंपन करता है, उस भाग का नाम बताइए। तो बिल्कुल हमारे शरीर का हिस्सा कंपन करता है। लैरिंग्स जो हमारे कंठ में वोकल कॉर्ड होती हैं वो कंपन करती है। आंसर भी देखेंगे। बी है, अनिल ने रात में अपने घर से कुछ दूरी पर एक पटाखा फूटते देखा। पटाखा फूटते देख थोड़ी देर बाद उसे पटाखे की आवाज़ सुनाई दी। ध्वनि सुनने में देरी का कारण बताइए। तो जो प्रकाश है उसकी गति बहुत ज़्यादा है ध्वनि की गति से, इसीलिए पहले हमारे तक प्रकाश पहुंचता है, उसके बाद ध्वनि पहुंचती है। दो संगीत में वाद्य यंत्रों के नाम बताइए जो तारों को हिलाकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा, क्या रहेगा, हाँ, जब हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड यानी लैरिंग्स में कंपन होती है। दूसरा है ध्वनि सुनने में देरी का कारण, तो ध्वनि सुनने में देरी इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि की तुलना में तेजी से चलता है। दो संगीत वाद्य यंत्रों जिनमें तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, कौन से हो जाएंगे, आप लिख देंगे गिटार और वायलिन जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में संगीत में ध्वनि और शोर के बीच तीन अंतर आपको बताने हैं। तो यहाँ से आंसर करेंगे। संगीत में ध्वनि जो है वो कैसी होती है, मधुर और व्यवस्थित ध्वनि होती है। शोर जो है वो व्यवस्थित होता है और कर्कश ध्वनि होती है जो हमारे कानों को प्रिय नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती है। संगीत रचना में व्यवस्थित होता है, यानी उसमें जैसे आपको पता ही है कि कुछ नोट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उसको बजाया जाता है। बिना किसी संगठन के या संरचना के जो है वो क्या कहलाता है, शोर कहलाता है। नेक्स्ट, जब संगीत हम सुनते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है, जबकि शोर जब ज़्यादा होता है तो नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान जो है भरना है आपको। कुएं से पानी निकालने के लिए हमें रस्सी पर क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। उसके बाद है, एक आवेशित पिंड और उसकी ओर एक अनावेशित पिंड को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। भरी हुई ट्रॉली को स्थानांतरित करने के लिए हमें इसको खींचना होगा। ठीक है, या धक्का लगाना होगा, ये भी आप लिख सकते हो। स्थानांतरित करना है यानी उसको उसकी जगह से हटाना है, तो धक्का लगा के भी हटा सकते हो या खींच के भी हटा सकते हो। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है यानी रिपेल करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड स दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले ये पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने, और हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने, अल्कोहल बनाने, पर्यावरण की सफाई के लिए, दवाई बनाने और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पनीर और अचार जैसे अन्य कई खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया में शर्करा को डैश में परिवर्तित किया जाता है। तो अब आपको आंसर बताना है। तो किण्वन में जो है शर्करा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो किण्वन में शर्करा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध में मिलने पर उसमें वृद्धि करता है और दूध को दही में बदलता है। तो क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 में एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ लुई पास्चर ने डैश प्रक्रिया की खोज की। तो किसकी खोज की थी, किण्वन की। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु नहीं है, तो नॉन स्ट्रोक, एनाबीना, एजोबैक्टर, और तीनों ही है, लैक्टोबैसिलस नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें भी आपको जो है लाइनें दी गई हैं और फिर आपको क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। विद्युत परिपथ निरंतर बंद पथ है। कैसा पथ है, बंद पथ है, जिसके साथ विद्युत धारा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा किस तरफ जाती है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में एक सेल या बैटरी, कनेक्टिंग तार, एक बल्ब और एक स्विच होता है। तो कौन सा उपकरण बैटरी का प्रयोग करता है, तो टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी रिमोट कंट्रोल, ये सभी, तो सारे ही जो है बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। किसी उपकरण में सेलों की व्यवस्था कैसे होती है, अगल बगल, एक के बाद एक या दोनों। तो देखिए, सेल जो है वो ऐसे भी डाले जा सकते हैं और सेल कुछ इस तरह से भी डाले जा सकते हैं, तो दोनों ही तरह की व्यवस्था हो सकती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, ए और बी दोनों। किसी विद्युत परिपथ में बल्ब तभी चमकता है जब स्विच कैसा होता है, तो जब स्विच जो है वो ऑन की स्थिति में होता है। तो थर्ड का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में करेंगे।
जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ कहा जाता है। जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ बंद या पूर्ण दोनों ही कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु तक की पहुंचता है प्रकाश, कोई भी ठोस वस्तु होती है तो प्रकाश को उस वस्तु के माध्यम से उसके पार जाने से रोका जाता है, जिससे दूसरी तरफ अंधेरे का क्षेत्र हो जाता है, यानी छाया बन जाती है। ठीक है, तो यानी कोई भी वस्तु है पारदर्शी नहीं है, वो अपारदर्शी है, उसमें से प्रकाश नहीं जा सकता, और आप टॉर्च मारते हो तो क्या होगा, उस वस्तु के पीछे उसकी क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। और यदि कोई वस्तु वस्तु पारदर्शी है तो क्या होगा, प्रकाश उसमें से गुजर सकता है, आर पार चला जाएगा। और यदि वस्तु चमकदार है तो प्रकाश उसे अलग दिशा में परिवर्तित कर देगा। क्वेश्चन रहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, तो प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, इसमें रवि है। रवि का मतलब यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, बाकी सारे जो है प्राकृतिक नहीं है। यह वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश के बल्ब का अपना प्रकाश है, सितारा जलती हुई हिमाचल की तीली, इसमें जो चमकता हुआ दर्पण है उसका अपना प्रकाश नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तारे होती हैं, तारे होते हैं, तो तारे कैसे पिंड हैं, दीप्त हैं, अदीप्त हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो तारे हैं वो कैसे पिंड होते हैं, उनका अपना प्रकाश होता है, तो वो दीप्त पिंड होते हैं। ठीक है, वो लाइट, जैसे सूर्य भी क्या है, सूर्य भी एक तारा है, तो वो लाइट एनर्जी जो है, लाइट क्या करते हैं, एमिट करते हैं, तो दीप्त पिंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अथवा एक टॉर्च है, तो टॉर्च भी कैसा है, टॉर्च भी लाइट एमिट करता है ना सेल डालने के बाद, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दीप्त पिंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे मानव नर जनन अंग में एक नामांकित चित्र दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है, तो ये क्या है, वर्षण है, शिशन है, और इसके अंदर ये क्या है, शुक्राणु नलिका है। ठीक है, उसके बाद नर जनन या प्रजनन कोशिका कहलाती है, तो नर जनन कोशिका क्या कहलाती है, नर जनन कोशिका जो है वो शुक्राणु कहलाती है। मादा जनन प्रजनन कोशिका क्या कहलाती है, तो वो डिंब कहलाती है, डिंब या अंड उसको कहेंगे। नेक्स्ट है, शुक्राणुओं की वृद्धि और जनन होता है, तो शुक्राणुओं की वृद्धि और जनन कहाँ होता है, वर्षण में होता है। ठीक है, तो आप अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो ये वर्षण है, और इसी के अंदर जो शुक्राणु है वो पैदा होते हैं, और फिर इस शुक्राणु नलिका से उनका जो है एक तरह से वो आप कह सकते हो कि जनन के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए, शुक्राणु की वृद्धि और जनन कहाँ होता है, वर्षण में होता है। शुक्राणु वर्षण से मूत्र मार्ग तक यात्रा करते हैं, तो शुक्राणु नलिका के द्वारा वो जो है यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजनन पहले से मौजूद व्यक्तियों से नए व्यक्तियों का निर्माण है। इस प्रकार प्रजनन को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, और जिसमें जीव अपने समान संतानों को जन्म देते हैं, संतान बढ़ती हैं, परिपक्व होती हैं, और बदले में नई संतान पैदा करती हैं। तो जो जीव जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, और जो अंडा अंडा देते हैं वो उनको अंडप्रजक कहा जाता है। टेडपोल इनमें से किसकी विकासशील अवस्था है, तो मेंढक की विकासशील अवस्था होती है टेडपोल। नेक्स्ट देखिए, नर और मादा युग्मकों का संलयन और निषेचन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में होता है। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका जो है वो युग्मनज कहलाती है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर और सॉल्यूशन। आई होप सारे स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।